हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है हमारा पृथ्वी से परे। पृथ्वी से परे क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का रहेगा पार्ट 1, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे और तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 12, जिसमें टोटल टॉपिक हैं तारे और तारामंडल, तारे और तारामंडल, रात्रि आकाश का अवलोकन, हमारा सौर परिवार, मंदाकिनी और ब्रह्मांड। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि तारे और तारामंडल क्या होता है, रात्रि आकाश का अवलोकन करेंगे और हमारा सौर परिवार। तो आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1। से परे नुब्रा लद्दाख का एक रमणीय क्षेत्र है। नुब्रा लद्दाख का एक रमणीय क्षेत्र है। यहाँ के एक गांव में 11 वर्ष की एक बालिका यांगडोल और उसका जुड़वा भाई दोरजे रहते हैं। तो यांगडोल और जुड़वा भाई दोरजे कहाँ रहते हैं? नुब्रा लद्दाख में रहते हैं। तो लद्दाख का एक क्षेत्र है जिसका नाम है नुब्रा। यहाँ क्या होता है, उन्हें उनके परिवेश में गगनचुंबी पर्वत शिखरों और हिमनदों से तो प्रेम है, लेकिन जगमगाते तारों से भरे रात्रि आकाश को देखना उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। नुब्रा में मौसम लगभग बादल रहित रहता है। यहाँ वायु प्रदूषण एवं प्रकाश प्रदूषण के बराबर होने के कारण रात में आकाश बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यांगडोल और दोरजे एक के बाद एक कई रातों तक तारों का अवलोकन करते हैं और क्या होता है, और असीम विस्मय का अनुभव करते हैं। मतलब उन्होंने बहुत ही अद्भुत चीज़ें देखी। जो नुब्रा में जो नुब्रा है लद्दाख का एक क्षेत्र है, यहाँ पर बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है। तो यहाँ जो हमारा जो आकाश है वो बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है, जो तारे हैं वो भी बिल्कुल साफ़ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अनुभव किए किसने? यांगडोल और दोरजे ने। लद्दाख में एक अत्यंत अंधेरे स्थान से रात्रि के आकाश का सौंदर्य। तो उन्होंने यहाँ पर क्या क्या देखा? बचपन से ही यांगडोल एवं दोरजे अपने परिवार के बड़े सदस्यों से तारों के संबंध में रोचक कहानियां सुनते आए हैं। उन्होंने सुना है कि प्राचीन काल में साफ आकाश के कुछ विशिष्ट तारे नुब्रा से होकर जाने वाले कारवां के लिए दिशा सूचक का काम करते थे। तो कुछ तारों से जो भी यात्रीगण जाते थे वो दिशा सूचक का भी काम लेते थे। दोनों बच्चे सोचते हैं कि तारे ना जाने कितने बड़े हैं और कितनी दूर हैं। उन्हें तारों के बीच कुछ ऐसे पैटर्न ढूंढने में आनंद आता है जो उन्हें कुछ परिचित वस्तुओं की याद दिलाते हैं। क्या आपने भी रात्रि आकाश में तारों को देखकर उन्हें किसी प्रकार काल्पनिक रेखाओं द्वारा जोड़ने की कोशिश की है, जैसे हम बिंदुओं और रेखाओं से जोड़कर चित्र बनाते हैं? तो उन बच्चों ने क्या क्या पैटर्न बनाए और क्या अवलोकन किया, देखते हैं। रात्रि आकाश का एक भाग। तो ये है हमारा टॉपिक नंबर तारे और तारामंडल। हमें रात्रि आकाश में अनेक तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारे चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। कुछ तारों के समूह ऐसे पैटर्न बनाते हुए प्रतीत होते हैं जिनकी आकृतियाँ कुछ जानी पहचानी और वस्तुओं से मिलती जुलती होती हैं। बहुत समय पूर्व जब रात्रि आकाश का अवलोकन हमारे पूर्वजों का एक प्रमुख मनोरंजन का साधन था, तो उन्होंने तारों के इन पैटर्न की पहचान जंतुओं, वस्तुओं एवं कहानियों के पात्रों के रूप में की थी। अनेक सभ्यताओं में पैटर्न के नाम उनकी अपनी कहानियों पर आधारित थे। इन काल्पनिक आकृतियों ने आकाश में तारों को पहचानने में उनकी सहायता की। तारों और उनके पैटर्न की पहचान प्राचीन काल में यात्रियों के लिए एक उपयोगी कौशल था। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन से पहले, बल्कि चुंबकीय दिक्सूचक के आविष्कार से भी पहले, इन पैटर्नों ने नाविकों और अन्य यात्रियों की सागर में और पृथ्वी पर दिशा ज्ञात करने में सहायता की। अभी भी आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग करके वैकल्पिक विधि के रूप में किया जाता है। पूर्व काल में तारा समूहों के पैटर्न को तारामंडल कहा जाता था। जो तारा समूह के पैटर्न हुआ करते थे उन्हें तारामंडल कहते हैं।
और वर्तमान में आकाश के उन भागों को तारामंडल कहा जाता है जिनमें ये पैटर्न है, क्योंकि आकाश के इन भागों में प्रायः तारों के पैटर्न की ही प्रधानता होती है। इसीलिए सामान्यतः तारामंडल शब्द का उपयोग तारों के समूह के रूप में किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों ने तारामंडल की परिसीमाओं को अलग अलग ढंग से निर्दिष्ट किया है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU ने अंतर्राष्ट्रीय सहमति से तारामंडल की परिसीमाओं को परिभाषित किया। आधिकारिक रूप से 88 तारामंडल सूचित किए गए और इस प्रकार संपूर्ण आकाश को 88 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आकाश के इन क्षेत्रों को अब तारामंडल के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये एक बहुत ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। आगे देखते हैं, कुछ तारामंडल दर्शाए गए हैं, इनकी सहजता से पहचान की जा सके इसके लिए तारों को काल्पनिक रेखाओं द्वारा जोड़ दिया गया। तारामंडल ओरायन को प्रायः शिकारी के रूप में निरूपित किया जाता है। इस तारामंडल के बीचों बीच में जो 3 तारे हैं वे शिकारी की पेटी यानी बेल्ट कहलाते हैं। कुछ लोग कल्पना करते हैं कि शिकारी ओरायन एक बैल तारामंडल वृष या टॉरस से युद्ध कर रहा है तथा ओरायन का कुत्ता तारामंडल कैनिस मेजर उसके पीछे चल रहा है। कैनिस मेजर तारामंडल का तारा लुब्धक यानी कि सीरियस रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है। तो जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे उन्होंने अपनी भाषा संस्कृति से जुड़कर जो भी शब्द इन तारामंडल्स को दिए और इनसे जुड़ी कहानी बनाई। तो आप देखेंगे ये ओरायन है और ये वृष उस बैल से लड़ाई हो रही है और ये कैनिस मेजर उसका डॉगी जो कि सीरियस लुब्धक तारा है। तो इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने इन तारामंडलों को परिभाषित किया और इन तारामंडल ने दिशा को ज्ञात करने में काफ़ी मदद भी की। लाल रेखाएं तारों के पैटर्न को दर्शाती हैं जबकि हरी रेखाएं आकाश के भागों को दर्शाती हैं। तो चित्र में दर्शाई गई रेखाएं आकाश में दिखाई नहीं देती हैं, इन्हें केवल पहचान की सुविधा के लिए बनाया गया। तो ये जो रेखाएं हमें दिख रही हैं चित्र में, ये हमें आकाश में दिखाई नहीं देती हैं, ये केवल पहचान के लिए बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो कैनिस मेजर है ये लुब्धक है और इसके बाद जो ओरायन है वो रोहिणी अल्डेब्रॉन है और आर्द्र बीटल जूज ये वृष है और इसको कृतिका प्लायोडिज के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस तरीके से इन तारामंडल को अलग अलग नाम से परिभाषित किया गया है। भारतीय खगोल शास्त्र में नक्षत्र शब्द का उपयोग किसी तारे या तारे मंडल के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र ओरायन तारामंडल में बीटल जूज नाम का तारा, कृतिका नक्षत्र वृष तारामंडल में प्लायोडिज नाम का तारा समूह, अल्डेब्रॉन वृष तारामंडल में एक तारा है जिसे रोहिणी के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारे भारतीय खगोलीय शास्त्र में भी इन का जो है परिभाषित किया गया है अलग अलग नामों से और इनको तारामंडल को बोलते हैं नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र के रूप में हम लोग इन्हें जानते हैं। आगे देखते हैं, तारों के जो 2 पैटर्न बिग डिपर और लिटिल डिपर दर्शाए गए हैं, ये इसी चित्र में ध्रुव तारा भी दर्शाया गया है जो लिटिल डिपर का अंग है। तो ये कौन सी, तो ये देखिए, ये जो सप्तऋषि बिग डिपर और लिटिल डिपर यानी कि ध्रुव तारा पोल स्टार भी दर्शाया गया है। बिग डिपर तारामंडल अर्सा मेजर का अंग है जबकि लिटिल डिपर तारामंडल अर्सा माइनर में है। भारत में बिग डिपर को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है और पोल स्टार को ध्रुव तारा के रूप में जाना जाता है। तो बिग डिपर हम किसे बोलते हैं, सप्तऋषि तारामंडल को, और लिटिल डिपर हम लिटिल डिपर के ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार जो कि लिटिल डिपर का अंग होता है। आगे बढ़ते हैं, हम रात्रि के आकाश में इनमें से कुछ तारामंडलों की पहचान कैसे करते हैं। तारामंडलों में तारों के साथ जुड़ी सामान्य क्षेत्रीय कहानियों के अतिरिक्त भारत के अनेक वनवासी समुदायों एवं जनजातियों की भी उनके संबंध में अपनी स्वयं की कहानियां हैं। उदाहरण के लिए सप्तऋषि वे 4 तारे जो लगभग एक आयत जैसी आकृति बनाते हैं। भारत में
मध्य भारत की जनजातियां उन्हें दादी माँ की चारपाई के रूप में देखती हैं और ऐसा मानती हैं कि 3 चोर अन्य 3 तारे इन्हें चुरा रहे हैं। कोंकण तट के मछुआरे इन्हीं 4 तारों की कल्पना एक नाव के रूप में करते हैं, जिनके अंतिम के 3 तारे उस नाव की ग्रीवा है। तो सभी नाविकों ने, वनवासियों ने, अलग अलग जनजातियों के समुदायों ने अपने अपने अनुसार इन तारों को परिभाषित किया है और अपने अनुसार इनको रेखांकित करके उनका नाम दिया है। तो यह है हमारा टॉपिक नंबर 2, रात्रि आकाश का अवलोकन। यदि किसी रात आकाश में बादल ना हो तो वहाँ बड़ी संख्या में तारे दिखाई दे सकते हैं। दूसरी ओर यदि आप किसी बड़े नगर में रहते हैं तो आप पाएंगे कि आकाश कभी कभार ही साफ होता है और रात्रि आकाश में केवल कुछ तारे ही दिखाई देते हैं। यह प्रकाश प्रदूषण, धुएं और धूल की विद्यमानता के कारण होता है। रात्रि के समय अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति को प्रदूषण कहा जाता है। गांवों अथवा उन क्षेत्रों में जहां प्रदूषण कम होता है वहां बड़ी संख्या में तारे देखे जा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आपका घर ऊंचे भवनों और वृक्षों से घिरा हो, जिसके कारण आप अधिक बड़े क्षेत्र का अवलोकन कर ही नहीं पाते हों। रात्रि आकाश का सर्वोत्तम अवलोकन खुले और अंधेरे स्थानों पर किया जाता है। तो रात में अगर हमारे आकाश में धूल धुआं के कण विद्यमान होते हैं तो हमें आकाश साफ नहीं दिखाई देता है, और जहाँ प्रदूषण कम होता है, खुला स्थान होता है, वहीं पर हम रात्रि में आकाश का अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं और इन तारामंडलों को देख सकते हैं। विश्व स्तर पर प्रकाश प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, अतः रात्रि आकाश के पिंडों के अध्ययन और अवलोकन के आनंद में कमी आती जा रही है। विश्व भर में कुछ अंधेरे आकाश वाले संरक्षित क्षेत्र एवं उद्यान स्थापित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु आकाश में अंधेरा बनाए रखने के लिए प्रकाश प्रदूषण नियंत्रित किया गया है। कुछ संगठन प्रकाश प्रदूषण के संबंध में लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो कुछ स्थान ऐसे भी बनाए गए हैं जहाँ पर इन तारामंडलों का अनुसंधान होता है, वहाँ पर प्रकाश के प्रदूषण को कम करने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए गए हैं। हम जिस स्थान पर हों, क्या वहाँ से हम अपनी पसंद के किसी तारामंडल अथवा तारे को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। सभी तारे और तारामंडल पृथ्वी के सभी स्थानों और वर्ष की प्रत्येक रात में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए ध्रुव तारा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से नहीं देखा जा सकता है। किसी तारे या तारामंडल को पहचानने के लिए आपको यह जानने की आवश्यकता होगी कि यह तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि आकाश में इसको कहाँ पर देखना चाहिए। किसी तारामंडल के पैटर्न से परिचित होने के लिए आप चित्रों का उपयोग कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि आपकी स्थिति के अनुसार कोई तारामंडल आकाश के किस भाग में और कब दिखाई पड़ेगा। मतलब अगर आपको कोई भी तारामंडल देखना है तो आपको चित्र की सहायता लेनी पड़ेगी और आपको ये जानना होगा कि ये किस तरफ और किस भाग में दिखाई देगा, तभी आप देख सकते हैं। आप किसी आकाश मानचित्रण ऐप की सहायता भी ले सकते हैं और जिन्हें मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड किया जा सकता है या फिर किसी अन्य ऑनलाइन संसाधन का उपयोग भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तारों और तारामंडलों एवं ग्रहों की मोबाइल फ़ोन से पहचान हेतु हम स्काई मैप का एक अत्यंत सुविधाजनक ऐप है। स्टेलेरियम इसी प्रकार का एक अन्य ऐप है और स्टेलेरियम या कंप्यूटर रूपांतर अनेक विशेषताओं से युक्त है और इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐप यहाँ पर बताए गए हैं जिनसे हम जो है रात के आकाश का अवलोकन कर सकते हैं। तो रात्रि आकाश का अवलोकन का एक बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रात्रि आकाश में आप सप्तऋषि और ध्रुव तारे की पहचान भी आसानी से कर सकते हैं। तो ध्रुव तारे और को पहचानने के लिए एक बहुत ही सुंदर दिया हुआ है क्रियाकलाप। थर्ड टॉपिक है हमारा सौर परिवार। तो हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं और किस तरह के ग्रह हैं, उन सब के उपग्रह हैं क्या, और वो किस तरह की उनकी जो क्वालिटी है, क्या गुण है, देखते हैं। सबसे पहला ग्रह है हमारा सूर्य, जो कि सौर परिवार का मुखिया होता है। सूर्य एक तारा है और यह सबसे निकट का तारा है। यह हमारे सबसे निकट का तारा है। यह गैसों का एक अत्यंत गर्म गोला है। तो सूर्य कैसा है? गर्म गोला है, गैसों का एक अत्यंत गर्म गोला। सूर्य अत्यधिक
मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है और यही कारण है कि यह इतना चमकदार होता है। ऊष्मा एवं प्रकाश को उत्पन्न करता है जो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सूर्य से ही हमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलते हैं। सूर्य कितना विशाल है, व्यास में यह पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है, फिर भी यह हमें इतना छोटा दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होता है। तो उदय होता हुआ सूर्य हमें इस तरीके का दिखाई देता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह दूरी एक खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू से मापी गई है। एयू कहलाती है। इसका उपयोग सामान्यतः सौर परिवार में बड़ी बड़ी दूरियों को सुविधापूर्वक व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जो दूरी होती है उसको हम खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं और इसी से मापते हैं। सूर्य को आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड और सूर्य और पृथ्वी पर प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत होने के कारण अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं में देवता के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा पृथ्वी को ऐसे ताप पर बनाए रखती है जिस पर जीवन संभव हो सकता है। सूर्य का प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य है जो मानव एवं जंतुओं को भोजन एवं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सूर्य जल वायु ऋतुओं मौसम जल चक्र एवं पवन का कारण है जो पृथ्वी पर जीवन के संपोषण के लिए महत्वपूर्ण है। तो सूर्य हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। फिर ऐसा कैसे है कि सूर्य हमें सबसे बड़ा दिखाई देता है और इसका प्रकाश पूरे आकाश में फैला रहता है जबकि अन्य तारे रात्रि के आकाश में चमकदार बिंदुओं की तरह दिखाई पड़ते हैं और दिन के समय तो ये दिखाई ही नहीं देते। तो ऐसा क्यों होता है? अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमारे बहुत समीप है। जो बाकी सारे तारे हैं जो हमें रात में दिखाई देते हैं वो बहुत दूर हैं और उनकी तुलना में सूर्य हमारे समीप है, इसीलिए यह अन्य तारों की तुलना में हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। सूर्य के अतिरिक्त अन्य सभी तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं, वे बिंदुओं जैसे दिखाई देते हैं। यद्यपि इनमें से अनेक तारे सूर्य की तुलना में बहुत बड़े हैं, दिन के समय सूर्य की चमक के कारण अन्य तारों को देख पाना संभव नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के बाद हमारे सबसे निकट तारा है उसको बोलते हैं प्रक्षिमा सेंचुरी, जो लगभग सूर्य के बाद हमारे सबसे अधिक निकट का तारा प्रक्षिमा सेंचुरी है जो लगभग 2,69,000 AU की दूरी पर स्थित है। इसका तात्पर्य है कि इसकी दूरी सूर्य से हमारी दूरी के लगभग 2,69,000 गुना है। आगे देखते हैं, क्या आकाश में केवल तारे ही विद्यमान है या फिर अन्य पिंड भी जिनकी ओर अभी तक हमारा ध्यान ही नहीं गया है? चलिए देखते हैं आकाश में और क्या क्या चीज़ें हैं। आकाश में अनेक पिंड विद्यमान है। इनमें से कुछ पिंडों के साथ हमारी पृथ्वी और सूर्य मिलकर सौर परिवार निर्मित करते हैं। इनमें से अधिकांश पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। किसी पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। किसी भी पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। किसी भी पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। आगे देखते हैं, ग्रह क्या होते हैं। ग्रह एक विशाल और लगभग गोलाकार पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो अब तक हमने तारों के बारे में बात की थी, अब हम ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रह एक विशाल और गोलाकार पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन भी करती है। अपने अक्ष पर एक बार घूम जाने से पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है जो एक दिन कहलाता है। तो जब पृथ्वी एक ही जगह पर अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है तो 24 घंटे का समय लगता है और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो 1 साल का समय लगता है।
अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी की ही तरह अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। इस विषय में और अधिक हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से 8 ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण। सूर्य के निकट के 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये चारों क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं। इनकी सतह कैसी होती है? ठोस एवं चट्टानी सतह होती है। जो सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो चारों ग्रह होते हैं। तो इस तरीके से इस डायग्राम में सब कुछ दिखाया गया है। ये क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट है और ये सूर्य है, ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण। तो इस तरीके से ये सभी अपनी कक्षा में भी रोटेशन घूमते हैं, मतलब घूर्णनगत भी कहते हैं, और करते हैं और परिक्रमण भी करते हैं, सूर्य के आसपास चक्कर भी लगाते हैं। तो इनके बीच में 4 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी होती है, एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। तो चित्रकार द्वारा सौर परिवार का निरूपण किया गया है और इसके बाद चित्र में एक पृष्ठ में समाहित करने के लिए विभिन्न पिंडों और आकारों के बीच की दूरी उनकी वास्तविक आकारों एवं दूरियों के अनुपात में नहीं रखा गया है। तो ये स्केल से बनाया गया है। आगे देखते हैं। प्राचीन काल से ही बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता के केवल आँख से दिखने वाले ग्रहों के लिए भारत के विभिन्न भागों एवं भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों का उपयोग किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए बुध को मरकरी, शुक्र को विनस और पृथ्वी को अर्थ और मंगल को मार्स और बृहस्पति एवं गुरु को जुपिटर और शनि को हम सैटर्न कहते हैं। आगे देखते हैं। शुक्र प्रायः भोर का तारा और संध्या का चमकता हुआ तारा दिखाई देता है और इसे हम सामान्यतः भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहते हैं। हालांकि यह तारा नहीं है, यह एक ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यह लाल दिखाई देता है। इसका कारण है कि मंगल ग्रह की जो मिट्टी होती है ना, वो रेड होती है। तो मंगल ग्रह की जो मिट्टी है वो रेड है, इसलिए हमें इसका रंग लाल दिखाई देता है। पृथ्वी की सतह पर एक बड़ा भाग पानी से ढका है, इसीलिए अंतरिक्ष से या नीले रंग की दिखाई देती है और इसी कारण से हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। सबसे बाहर के जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण, पृथ्वी की तुलना में यह बहुत बड़े हैं और अधिकांश गैसों से बने हैं। तो ये वाले जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण है, ये गैसों से बने हैं और जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल थे वो चट्टान के बने थे। इन विशाल गैसीय ग्रहों के चारों ओर विशाल चपटी वलयाकार संरचनाएं होती हैं जो धूल एवं सैल के पदार्थों से बनी होती हैं। ग्रह अपनी प्रकाशिक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं, अतः जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होता है सामान्यतः वह ग्रह उतना ही अधिक ठंडा होता है। या किसी ग्रह पर यदि वायुमंडल होता है तो वह ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, जिसके कारण उस ग्रह के ताप में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसी कारण से शुक्र ग्रह बुध ग्रह की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर होने के बाद भी उससे गर्म होता है। आगे देखते हैं। प्लूटो नाम का एक अन्य पिंड भी है जो वरुण ग्रह की तुलना में दूर अवस्थित है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से भी छोटा है और जब इसकी खोज हुई थी तो इसे सौर परिवार का एक ग्रह कहा गया था, किंतु बाद में उसके जैसे अन्य छोटे छोटे पिंडों की खोज हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए आवश्यक शर्तों को पुनः परिभाषित किया। इस परिभाषा के अनुसार प्लूटो सहित इन छोटे पिंडों को अब वामन ग्रह कहा जाता है। तो ये हमारा इस चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 1 है। अब हम आगे का जो भी आगे के टॉपिक्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।